स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में सियासी सरगर्मी चरम पर है। आखिर चुनाव से पहले राहुल गांधी कहां है? क्योंकि यहां पर पीएम मोदी, अमित शाह सभी आ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। चाय की दुकानों, गुमटियों, हर जगह चुनाव को लेकर के चर्चा चल रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सक्रिय रहने वाले राहुल गांधी की अनुपस्थिति बिहार चुनाव का एक अलग मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी पिछली बार 1 सितंबर को बिहार आए थे, जब उन्होंने पटना में अपनी वोटर अधिकार यात्रा की समापन रैली को संबोधित किया था। उस दिन उन्होंने जोरदार भाषण देकर के इस यात्रा को समाप्त किया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर के लगातार पीएम मोदी पर तंज कसने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहां है? वहीं पर बिहार चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजद के तेजस्वी यादव और जनसुराज के प्रशांत किशोर तथा जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार लगातार राज्य भर में जनसभाएं कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार बिहार में जमीनी स्तर पर कांग्रेस का अभियान सुस्त नजर आता है और एक मजबूत नेता का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। टिकट वितरण के दौरान तो कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने हाईकमान की ओर से हो रही देरी पर सवाल उठाया था। वहीं पर कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने भी ये दुविधा है कि जनता के बीच जाने पर जनता ये सवाल करती है कि आपका शीर्ष नेता कहां है। कुछ प्रत्याशियों का तो ये कहना है कि हम पोस्टर लगा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, हर दिन लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन मंच पर राहुल गांधी के बिना ये लड़ाई अधूरी लगती है, भीड़ उन्हें सुनना चाहती है। दोस्तों बिहार में सोने की खदान मिली है। दरअसल बात यह है कि सोना एक ऐसा खजाना है जो लोगों को हमेशा खुश रखता है। जब सोना मिलने से सुख, समृद्धि और फिर उन्नति मिलती है। सतयुग में भी राजा महाराजा सोने के आभूषण पहनना पसंद करते थे। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी इसके भंडार अपार हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार के जमुई में भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान मिली है? क्या इतना सोना भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है? अब सवाल है। तो वहीं पर एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जमुई में लगभग 222.8 मिलियन टन सोना मिला है। इस मामले में बिहार और कर्नाटक, राजस्थान और फिर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया और फिर इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस खजाने को न केवल बिहार के लिए उम्मीद की किरण माना जा रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बूस्टर डोज माना जा रहा है। जमुई का खजाना बिहार की गति को बढ़ाएगा। बिहार के जमुई जिले के पास एक सोने की खदान की खोज ने हलचल मचा दी है। अकेले जमुई में भारत की कुल स्वर्ण संसाधनों का 44% मौजूद है। ये आंकड़ा लगभग 22.8 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क के बराबर होने का अनुमान है। बिहार हमेशा से सोने की खोज में सबसे आगे रहा है। जब भारत में सोने की खदानों की बात आती है तो फिर कोलार और हट्टी सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध कर्नाटक सबसे पहले दिमाग में आता था। लेकिन अब ये कहानी बदल गई है। बिहार के जमुई में जमीन के नीचे दबा सोना कुल स्वर्ण अयस्क का लगभग 44% है। वहीं पर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ का स्वर्ण भंडार काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ पर खनन शुरू होता है तो फिर बिहार देश में सोने के उत्पादन का केंद्र बन सकता है। इससे नए निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं पर नीति आयोग और फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले ही बिहार और फिर राजस्थान में स्वर्ण क्षेत्रों की विस्तृत सर्वेक्षण की सिफारिश की है। दोस्तों बिहार पुलिस में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार के लिए इसमें शामिल होने का आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता मापदंड पूरा करते हैं लेकिन अभी तक आवेदन पात्र नहीं भर पाए हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने की आखिरी तारीख इच्छुक उम्मीदवार जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को जेठ तेज प्रताप यादव ने छठ को लेकर के खास सलाह दी है। जब बिहार में धूमधाम से मनाए जा रहे 4 दिवसीय छठ पर्व को लेकर के हर कोई उत्साहित है। 25 अक्टूबर से शुरू हुए इस पर्व का समापन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। ये व्रत काफी कठिन माना जाता है, जिसमें महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती है। छठ पर्व चुनावी दंगल के बीच मनाया जा रहा है। वहीं पर अपने परिवार और फिर पार्टी से निकाले जाने के बाद अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने छठ पर्व को लेकर के अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को सलाह दी है। तेज प्रताप यादव के इस सुझाव ने छठ पर्व के महत्व और फिर पारिवारिक परंपराओं को लेकर के एक नई चर्चा छेड़ दी है।
दरअसल एक इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव छठ पर्व बिहार की महिलाएं अत्यंत पवित्र मान से करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उनके परिवार में लंबे समय से छठ पूजा नहीं हुई है और उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री से इस पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि छठ पर्व में हम टीवी के माध्यम से तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी राजश्री को छठ का पर्व करना चाहिए। उन्होंने इसे अपनी मां द्वारा निभाई गई एक महत्वपूर्ण पारिवारिक प्रथा बताया है, जिसे अब बहू होने के नाते राजश्री को जारी रखना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि जो हमारी प्रथा रही है, जो मेरी माँ करती थी, वह हमारी बहू है, तो फिर अब उन्हें भी ये करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने दीपावली और फिर दुर्गा पूजा जैसे अन्य रीति रिवाजों का हवाला देते हुए परंपराओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक प्रदीप गुप्ता का कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही है, लेकिन इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि बीजेपी को मिल सकता है। प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन को 2 दशक हो चुके हैं और लोगों में बदलाव की चाह है। उन्होंने आगे कहा है कि 20 साल की सरकार के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये नाराजगी किसके खिलाफ है, क्योंकि नीतीश ने कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार चलाई है, इसलिए ये एंटी इनकम्बेंसी सामूहिक है, जो किसी एक दल के खिलाफ नहीं। वहीं पर गुप्ता के मुताबिक कई परंपरागत बीजेपी समर्थक अब ये मानने लगे हैं कि पार्टी को बिहार में भी अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए, जैसे उसने ओडिशा, असम, कर्नाटक और फिर त्रिपुरा में किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने लालू और फिर नीतीश दोनों का शासन देख लिया है। अब एक बड़ा वर्ग ये सोच रहा है कि क्यों ना एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए। वहीं पर एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख ने बताया है कि बिहार की आबादी में जनरेशन और फिर डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। नई पीढ़ी नई सोच के साथ आ रही है और बदलाव चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ जो विरोध है उसका फायदा तेजस्वी को मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी को मिलना भी संभव है। उन्होंने कहा कि 2 नए फैक्टर खेल बदल सकते हैं। गुप्ता ने बताया है कि इस बार बिहार की राजनीति में 2 नए फैक्टर उभरे हैं, प्रशांत किशोर की नई पार्टी का आगमन और चुनाव आयोग की मतदाता सूची का SIR। उन्होंने कहा है कि ये दोनों फैक्टर बिल्कुल भी नए हैं, इसलिए पिछले चुनाव पैटर्न के आधार पर भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हम ग्राउंड सर्वे जरूर करते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर अलग। जब उनसे पूछा गया है कि क्या वे बिहार चुनाव पर कोई शुरुआती अनुमान देना चाहेंगे, तो गुप्ता ने कहा कि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इस बार के चुनाव में इतने नए बदलाव हैं कि पिछले बार के आंकड़ों से तुलना करना मुश्किल है। हम आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। आगामी 2 नवंबर को पटना में उनका रोड शो होने जा रहा है। बीजेपी के चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी तैयारियां का जायजा लिया है। प्रधान के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। वे उसी दिन नवादा और फिर आरा में रैलियां भी करेंगे। इससे पहले 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में उनकी चुनावी रैली प्रस्तावित है। 24 अक्टूबर को उन्होंने जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से मिशन बिहार का आगाज किया है। बेगूसराय में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज का चुनाव है। इससे पहले बीजेपी अधिक से अधिक मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचा देना चाहती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के बड़े नेता बिहार का कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि 2 नवंबर को ही पीएम मोदी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। जब पीएम नवादा और फिर आरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पटना में एक रोड शो के माध्यम से बिहार की जनता से सीधे रूबरू होंगे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल और सांसद संजय जायसवाल से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव की घोषणा के बाद पीएम का दूसरा बिहार दौरा 30 अक्टूबर को होने वाला है। इस दिन मुजफ्फरपुर और फिर छपरा में रैली को संबोधित करेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के लोगों को लोक आस्था के छठ पूजा की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने परिवार के लोगों का हाल चाल जाना और फिर तस्वीरें खिंचवाने के साथ ही खरना का प्रसाद खाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब केंद्रीय मंत्री के घर पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद चिराग पासवान अपने घर के बाहर आए। उन्होंने सीएम का पैर छुआ तो फिर बदले में सीएम ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया है और उनका हालचाल जाना। आपको बता दूं कि ऐसा मौका बहुत दिनों बाद आया है जब सीएम चिराग पासवान के घर गए। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पिछले दिनों एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ कहा था कि उनकी पार्टी सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के समर्थन में है। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे और फिर उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए में है और फिर नीतीश कुमार को वोट करेंगे। दोस्तों,
दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी देर शाम दरभंगा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के द्वारा महागठबंधन पर दिए गए बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे, क्या वे पूरे हुए? यह इन लोगों का 56 इंच नहीं बल्कि 112 इंच का जुबान है। दरअसल भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके पास 56 इंच की जीभ है, हमारे पास 56 इंच का सीना है, जितना बोलना है बोलते रहें। उनकी पहचान जंगल राज की है, नौकरी के बदले जमीन लेने की है और फिर बिहार को लूटने की है। ये पूरी दुनिया जानती है। उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी इस ओर इशारा किया है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप जो उनके बड़े भाई हैं उसे नहीं संभाल पाए और फिर बिहार की बात करते हैं। इसी पर कटाक्ष करते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे, क्या वे पूरे हुए? इन लोगों का 56 इंच नहीं बल्कि 112 इंच का जुबान है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को आर्थिक विकास का सपना दिखाया गया, लेकिन अब उन्हें 5 किलो अनाज पर ला करके छोड़ दिया गया। मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तब भी लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में नहीं लगते थे, लेकिन आज देश की जनता को उसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, सीमांचल में तेजस्वी यादव की मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की है। सीमांचल के कटिहार जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने इस बार सीमांचल पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। यह कल कटिहार के प्राणपुर विधानसभा के आजमनगर थाना मैदान में राजद प्रत्याशी इशरत परवीन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बार के चुनाव प्रचार का आक्रामक अंदाज स्पष्ट कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण से सीधे तौर पर समुदाय विशेष के वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। जहां पिछले चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सेंध लगाई थी। यह तेजस्वी यादव ने अपनी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर सीधा हमला करते हुए उसे वोट कटवा पार्टी करार दिया है। उनके इस आक्रामक रुख के पीछे की मुख्य वजह पिछले चुनाव में ओवैसी की सेंध मारी रही है, जिसके कारण सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन को खास नुकसान उठाना पड़ा था। तेजस्वी यादव ने इस बार अपने पहले ही भाषण से यह साफ कर दिया है कि वे इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को वापस अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। वहीं पर सामुदायिक वोटों को एकजुट करने की कोशिश में तेजस्वी यादव ने सभा स्थल से ही आरएसएस और बीजेपी को वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की सीधी चुनौती दी है। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को उठा करके उन्होंने सीधे और तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है कि महागठबंधन उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और बीजेपी की नीतियों का पुरजोर विरोध करेगा। तेजस्वी यादव का यह आक्रामक और फिर सीधा प्रचार अभियान यह दर्शाता है कि राजद इस बार MY समीकरण को पहले से कहीं अधिक मजबूत करना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए तेजस्वी समुदाय विशेष के मतदाताओं को ये भरोसा दिला रहे हैं कि उनके पास महागठबंधन ही एकमात्र असली विकल्प है जो सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला कर सकता है। सीमांचल की राजनीति में ये सीधा मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है। जब कटिहार की इस जनसभा ने यह साफ कर दिया है कि सीमांचल में इस बार का चुनाव प्रचार ध्रुवीकरण और फिर वोट बैंक को एकजुट करने के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा। तेजस्वी यादव का ये नया और फिर आक्रामक अंदाज सीमांचल में महागठबंधन के भाग्य का फैसला करेगा। वो इस बार समुदाय विशेष के बीच जाकर के वोट कटवा की राजनीति से दूर रहने और फिर एकजुट होकर के महागठबंधन को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में सीएम फेस पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बात है कि बिहार चुनाव की तैयारियों में एनडीए और फिर महागठबंधन में सीट बंटवारे की लड़ाई खत्म हो चुकी है। इसमें सबसे पहले एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारा पूरा कर लिया था। काफी संघर्षों के बाद महागठबंधन ने सीट बंटवारा पूरा किया है। इसके बाद महागठबंधन में आगे आते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन का सीएम फेस घोषित कर दिया है। इसके बाद से महागठबंधन लगातार एनडीए गठबंधन से सीएम फेस पर सवाल पूछ रहे हैं। महागठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बाद एनडीए घटक दल का भी अब रुख बदलने लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। हालांकि कल तक यही चिराग पासवान कह रहे थे कि तेजस्वी नेता की विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। आज उनका स्वर बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक एनडीए गठबंधन ने सीएम फेस के लिए आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन चिराग पासवान के दावे में दम माना जा सकता है, क्योंकि आज दोपहर ही सीएम नीतीश कुमार खुद चिराग पासवान के घर गए थे। बहाना तो छठ पूजा की बधाई देने का था, लेकिन सीएम पद और फिर चुनाव पर चर्चा मुख्य वजह रही होगी। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान काफी ठोस लग रहा है।
दोस्तों, आस्था के महापर्व छठ पर बिहार में सामाजिक समरसता, सद्भाव और फिर सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क के दौरान आरजेडी के विधायक इजराइल मंसूरी ने खुद कुदाल उठाकर के छठ घाट बनाने में मदद की है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। सभी दलों के प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। जनसभा रैलियों से वोट की गुहार हो रही है तो फिर घर घर जाकर के जनसंपर्क किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर की काटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक इजराइल मंसूरी भी प्रचार में जुटे हैं। जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक इजराइल मंसूरी जनसंपर्क करते हुए कांटी विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी किनारे संगम घाट पहुंचे, जहां उस वक्त वहां पर छठ घाट का निर्माण किया जा रहा था। इस कार्य में विधायक मंसूरी ने भी योगदान किया है। वहीं पर विधायक इजराइल मंसूरी ने धार्मिक और फिर राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके ऐसा काम किया जिसने सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने खुद कुदाल उठाई और फिर छठ व्रतियों के लिए घाट तैयार करने में योगदान दिया है। मुस्लिम समाज के विधायक द्वारा हिंदू समाज के सबसे बड़े लोक पर्व छठ में श्रमदान करना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। 4 दिवसीय छठ लोक पर्व के दौरान व्रती अपने परिवार की सुख शांति और फिर संतान की लंबी उम्र के लिए सूर्य देव और फिर छठ की पूजा करते हैं। छठ सभी बिहारियों की सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है और फिर ईसाई भी है। जब मुस्लिम विधायक के छठ घाट बनाने में श्रमदान को लेकर के लोग बिहार की गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण बता रहे हैं। वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर के तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि गठबंधन के सत्ता में आने पर इस अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने तेजस्वी यादव की इस घोषणा का स्वागत किया है। वहीं पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुस्लिम बहुल कटिहार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि उनके पिता एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा ऐसी ताकतों का साथ दिया है, जिसके कारण आरएसएस और फिर उसके सहयोगी संगठन राज्य और फिर देश में नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी करार देते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो फिर सांप्रदायिक एजेंडा तेज होगा। वहीं पर इससे पहले राजद के विधान पार्षद मोहम्मद कारी सोहेब भी इसी मुद्दे पर विवादों में घिर गए थे, जब उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनते ही वक्फ विधेयक सहित सभी विधेयक फाड़ दिए जाएंगे। भाजपा ने इस बयान पर सवाल पूछा था कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र के कानूनों को कैसे बदल सकती है। पर सीमांचल के पहले ही जनसभा में राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव द्वारा बिल पर दिए गए बयान पर अब तेजस्वी यादव को कांग्रेस का भी समर्थन मिलने लगा है। जब कटिहार के 7 विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि बिल्कुल भी हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होता है और फिर अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर इस बिल को रोकने पर विचार जरूर किया जाएगा। दोस्तों, बिहार शरीफ में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जम करके तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, कहां सोया है चौकीदार। क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा? इन तीखे सवालों के साथ कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार शरीफ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि कल इसी मैदान में अमित शाह जी आए थे, लेकिन बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करने वाले व्यापारी बिहार का फैसला नहीं करेंगे। बिहार शरीफ सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन में चल रही अंदरूनी खींचतान और फिर नाराजगी पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बिना किसी का नाम लिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता, ये किसी एक को ही गोल करना होता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। अगर खुदा ने इस बार गोल करने के लिए उमैर खान को चुना है तो फिर बाकी भाइयों को उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा है कि जज्बात में आकर के ऐसा कोई फैसला मत कर लेना जिसका नुकसान आने वाली नस्लों को उठाना पड़े। जब जंगल में आग लगती है तो फिर ना वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी बनाते हैं और ना वो बांस जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। ये आग बुझाने का वक्त है, आग लगाने का नहीं। दोस्तों, बिहार चुनाव की सरगर्मी की बीच जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का नाम लिए बिना आरजेडी को घेरा और एक बार फिर से 2005 से पहले बिहार की याद दिलाई है। एक्स पर किए गए पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब बिहारी कहलाना अपमान की बात थी। 2005 से पहले बिहार का जिक्र करते हुए बताया है कि कैसे बिहार की जनता डर के साए में जीवन व्यतीत करने को मजबूर थी। वहीं पर नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि 2005 से पहले का दौर आप सबको याद होगा, जब बिहार में अपराध और फिर भ्रष्टाचार
बिहार चरम पर था। हर तरफ अराजकता का माहौल था। लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया था। शाम 6 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। राज्य में अपहरण का धंधा उद्योग का रूप धारण कर चुका था। शोरूम से दिन दहाड़े गाड़ियां लूटी जाती थी। अपराधियों के भय से कोई नई गाड़ी नहीं खरीदना चाहता था। पैसा रहते हुए भी कोई नया मकान नहीं बनाना चाहता था। राज्य में रंगदारी के आतंक से, दहशत की वजह से उद्योग धंधे बंद हो चुके थे। राज्य से डॉक्टर इंजीनियर पलायन कर रहे थे। पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। अपराध को सत्ता से सीधे संरक्षण मिल रहा था और सत्ता में बैठे लोगों ने शासन प्रशासन को पूरी तरीके से पंगु बना करके रख दिया था। राज्य की जनता डर के साए में जीवन व्यतीत करने को मजबूर थी। जहाँ बिहारी कहलाना अपमान की बात थी। साल 2005 में जब हम लोगों की सरकार बनी तो फिर हमने सबसे पहले विधि व्यवस्था के संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कानून का राज स्थापित किया है। अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अब बिहार में किसी भी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। दोस्तों, आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जब पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है, जिस पर एनडीए नेता जीतन राम मांझी भड़क गए। मांझी ने कहा कि नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से शब्दों की जंग तेज हो गई है। जहाँ राजद के पटना स्थित केंद्रीय कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया। ये पोस्टर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के ठीक बाद लगाया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पोस्टर को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के सियासी दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वहीं पर नेता जुबानी तीर भी छोड़ रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचार और फिर चोरी के लिए जाना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि लालू जी को बिहार चोर ही समझता है। जब वे देश के रेल मंत्री बने तो फिर उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेना शुरू कर दिया। जब बिहार ने लालू के परिवार को 15 साल तक सत्ता दी, लेकिन सिर्फ 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। जब वहीं पर नीतीश कुमार के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि एक तरफ काम करने वाली सरकार है, विकास करने वाली सरकार है, अच्छी सड़कें बनाने वाली सरकार है, वहीं दूसरी तरफ झूठे वादे करने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ सिर्फ घोषणा और फिर चुनाव जीतना मकसद है, ये रंगा सियार है। दोस्तों, बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ना तो राघोपुर से जीतेंगे और न ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब बिहार की राजनीति में इस बार चुनाव पारा चढ़ा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैशाली के हाजीपुर में तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। नित्यानंद राय ने दावा किया है कि न सिर्फ तेजस्वी राघोपुर सीट से हारेंगे, बल्कि उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इस बयान ने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। जब राय ने तेजस्वी के कार्यकाल, वादों और फिर हालिया बयानों को लेकर की तीखी प्रतिक्रिया दी है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीति सिर्फ बयानों तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने बिहार के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें उप मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े बड़े विभाग दिए, मगर उन्होंने मजा लूटा और फिर घोटाला किए। अब जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के बयान की उम्र बहुत कम होती है, वे अपनी जुबान के पक्के नहीं हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल है। वहीं पर इस लिस्ट में पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन का नाम भी शामिल है। पार्टी की ओर से जारी सूची में लिस्ट में इस बात की जानकारी मिली है। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और फिर अशोक गहलोत जैसे शीर्ष नेता शामिल है। इसके अलावा भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा लाउरू, सुखविंदर सुक्खू, सचिन पायलट, संदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद और फिर अखिलेश सिंह प्रसाद सिंह के नाम भी सूची में शामिल है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और वोट चाहिए बिहार का।
जहां रोड शो के दौरान प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर जमकर के तंज कसा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हर लाखे विधानसभा क्षेत्र के शहर घाट में रोड शो किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि पीएम मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और वोट चाहिए बिहार का। मोदी जी जुमले बोल करके सरकार चला रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। बिहार के बेरोजगार युवक दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार करते हैं। हमारी सरकार बनी तो फिर युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार से पलायन रुकेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार मानसिक और फिर शारीरिक रूप से बीमार है, उन्हें आराम करने की जरूरत है। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि लालू जी को बिहार की गद्दी चाहिए, जो सपना कभी पूरा नहीं होगा जब बिहार के लोग जंगल राज को पुनः वापस नहीं लाना चाहेंगे। दोस्तों, महागठबंधन के लिए एआईएमआईएम कितनी बड़ी चुनौती है, ये सवाल है। दरअसल बिहार की राजनीति एक रंगीन तस्वीर की तरह है, जहां पर पवित्र गंगा और फिर उसकी कई सहायक नदियां सदियों से संघर्ष और फिर नवजीवन की कहानी सुनाती आ रही है। यहाँ पर वोटों की लोकतांत्रिक राजनीति ने अलग अलग जातियां और फिर समुदाय के बीच गहरी हलचल पैदा की है। जैसे गंगा के तट पर बार बार आने वाली लहरें और बड़े बदलाव लाती है। इस माहौल में प्रतिनिधित्व यानी कि कौन किसकी आवाज़ बनेगा, ये सवाल अब और भी अहम हो गया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस राजनीतिक कहानी में एक नई और चुनौतीपूर्ण आगाज के रूप में उभर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि महागठबंधन ने अब तक किसी मुस्लिम का नाम उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे क्यों नहीं किया है, जबकि बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। इतने बड़े समुदाय का प्रतिनिधि इतने अहम पद पर न होना एक बड़ी विडंबना है। जहाँ ये सवाल राज्य की यानी कि बिहार की सामाजिक और फिर राजनीतिक चर्चा में गूंज रहा है। वहीं पर एआईएमआईएम ने इस बार 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जहाँ इसमें से अधिकांश सीटें सीमांचल और फिर मिथिलांचल के इलाकों में। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी अधिक है और सांस्कृतिक विविधता भी बहुत है। ये इलाका ओवैसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए उपजाऊ जमीन माने जा रहे हैं। जैसे साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीत करके एआईएमआईएम ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी। यही वजह है कि अब उसकी बढ़ती मौजूदगी को राजद, कांग्रेस, वाम दलों और फिर वीआईपी का महागठबंधन नजरअंदाज नहीं कर सकता। वहीं पर महागठबंधन ने मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। वे निषाद मल्लाह सहनी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी बिहार में आबादी करीब 9% बताई जाती है। महागठबंधन का ये कदम कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर बिहार जैसे राज्य में जहां पर मुसलमान आबादी का बड़ा हिस्सा है, वहां पर सबको साथ लेकर के चलने की बात करने वाला महागठबंधन मुस्लिम समुदाय को इतने अहम पद से दूर क्यों रखा रहा है। पर महागठबंधन के लिए ये स्थिति कुछ हद तक विडंबनापूर्ण है। एक ऐसा गठबंधन जो खुद को अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कहता है, जब उसने एक ऐसे समुदाय से नेता चुना जो संख्या में अपेक्षाकृत छोटा है। इससे बिहार की पहले से ही गर्म राजनीति का हवा और गर्म हो गई है। वहीं पर इस मुद्दे को उठा करके एआईएमआईएम सिर्फ नाराजगी जताने वाली पार्टी नहीं लगती है, बल्कि ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल भी दिखती है। जी हाँ, वह सवाल ये है कि अब ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये 18% मुस्लिम वोटों की एकता की तोड़ करके महागठबंधन को कुछ नुकसान पहुंचाने की रणनीति है? कई राजनीतिक विश्लेषक इसे एक राजनीतिक अवसरवाद की तरह भी देखते हैं। दोस्तों, किशनगंज की मुस्लिम महिलाएं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश कर रही है, जो छठ महापर्व की तैयारियों में पिछले 20 साल से अपनी अहम भूमिका निभा रही है। श्रद्धा और फिर शुद्धता के साथ छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हे बनाती है। यह किशनगंज शहर के खगरा इलाके की रहने वाली रखमा खातून बताती है कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन बीते 2 दशक से छठ व्रती महिलाओं के लिए चूल्हा बना रही हूँ। इस काम में मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि ये न सिर्फ रोजगार है बल्कि इंसानियत और भाईचारे का प्रतीक भी है। वहीं पर रखमा खातून हर साल करीब 100 से ज्यादा चूल्हे बनाती है छठ पर्व को लेकर के। एक चूल्हा तैयार करने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है, जबकि उसे पूरी तरीके से सूखने में 2 दिन लगते हैं। इन चूल्हों की कीमत 250 रुपए तक होती है। ये बताते हैं कि छठ पूजा के नहाए खाए वाले दिन से ही महिलाएं बड़ी संख्या में चूल्हे लेने लगती है। हर व्रती महिला उनसे चूल्हा खरीदते वक्त आशीर्वाद देती है और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। छठ महापर्व में मिट्टी का चूल्हा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी पर प्रसाद तैयार किया जाता है, इसलिए इसे बनाते समय पूर्ण पवित्रता और स्वच्छता शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। वहीं पर रखमा बताती हैं कि हम लोग मिट्टी गूंदने से पहले स्नान करते हैं और जूते चप्पल नहीं पहनते हैं और पूरे
दिल से काम करती हैं। छठ के दिनों में मांस मछली से परहेज रखती हूँ। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परंपरा दशकों से चली आ रही है। किशनगंज जैसे सीमांचल इलाके में जहाँ पर धार्मिक विविधता है, यहाँ ये दृश्य सामाजिक सौहार्द का मजबूत उदाहरण पेश करता है। हिंदू वृत्ति महिलाएं भी इन मुस्लिम महिलाओं से चूल्हा खरीदने में गर्व महसूस करती है। जब उनका कहना है कि छठ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक संस्कृति है जो सभी को जोड़ती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले मिट्टी का चूल्हा केवल गाँव में बनता था, लेकिन अब शहरों में भी इसकी मांग तेज होती जा रही है। छठ पर्व के दौरान किशनगंज के फुटपाथ, गलियों और फिर मोहल्लों में सूखते हुए मिट्टी के चूल्हे आसानी से देखे जा सकते हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 25 अक्टूबर 2025 को नए खां के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई है। आज 26 अक्टूबर को खरना है। वहीं पर कल 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है। वहीं 28 अक्टूबर को उगते सूर्य की पूजा और समापन करना है। छठ पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार सीता ने भगवान राम के साथ अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य देव की आराधना की थी, तभी से ये पर्व चल पड़ा है। दोस्तों, किशनगंज में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के एक दिन बाद उन्होंने सवाल उठाया है कि जब बिहार की आबादी में 18% मुसलमान है तो उन्हें सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती है। आदिल हसन आजाद ने कहा है कि हर चुनाव में मुसलमानों से वोट तो लिया जाता है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन भी भाजपा की तरह मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझता है। जब भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके पास आज कोई मुस्लिम मंत्री या फिर सांसद नहीं है और अब तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। वहीं पर आदिल हसन आजाद ने कहा है कि जब सिर्फ 2% मल्लाह समुदाय से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो 18% मुसलमानों में किसी योग्य नेता को क्यों नहीं। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और फिर यूपी में 2-2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो बिहार में मुसलमानों के लिए इतनी कंजूसी क्यों। वहीं पर आदिल हसन आजाद ने नीतीश सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन महागठबंधन में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव मुसलमानों के नाम से डरते हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि आदिल हसन आजाद ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब टिकट बांटने की बारी आती है तो फिर लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को टिकट देते हैं, लेकिन 18% मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट दे करके संतोष करा देते हैं। क्या हम सिर्फ वोट देने और फिर दरी बिछाने के लिए हैं? उन्होंने एआईएमआईएम की लड़ाई को हिस्सेदारी और सीमांचल के विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि इज्जत की है। जब बिहार के मुसलमान अब जाग चुके हैं, उन्हें पता है कि उनके वोट से सत्ता बनती है, लेकिन उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। आदिल हसन आजाद ने राज्यसभा में भी भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने अशफाक करीम जैसे शिक्षित और फिर काबिल मुस्लिम को दरकिनार करके मनोज झा और फिर संजय यादव जैसे अपने जाति के लोगों को भेज दिया है। क्या ये न्याय है? वहीं पर महागठबंधन की मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि अब ये समीकरण कमजोर हो चुका है। अब मुसलमान सिर्फ किसी के पीछे खड़े होने वाला समुदाय नहीं है रहा, अब वो अपने नेता खुद चुनेगा और अपनी हिस्सेदारी खुद तय करेगा। एआईएमआईएम के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। एक दिन पहले ही महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया था। इसी पर एआईएमआईएम के वरिष्ठ पठान ने भी कहा कि मुस्लिम 19%, सहनी समाज 2%, तो फिर डिप्टी सीएम सहनी क्यों और कोई मुसलमान क्यों नहीं? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए रह गए हैं? वहीं पर किशनगंज से उठी ये आवाज़ अब सीमांचल से लेकर के पटना तक गूंज रही है। अगर मुसलमान 18% वोट दे सकते हैं तो फिर सत्ता में 0% हिस्सेदारी क्यों? 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 18% वाला दरी बिछावन का काम करेगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन द्वारा सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस की घोषणा के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। खास तौर पर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तीखा हमला बोला है। जब एआईएमआईएम ने इस फैसले को लेकर के बिहार के मुस्लिम समुदाय की सियासी हिस्सेदारी और फिर भागीदारी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन ने 18% मुस्लिम आबादी को दरकिनार करते हुए कम आबादी वाले वर्गों को उच्च पद पर बैठाया है।
वहीं पर AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा था कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। उन्होंने लिखा है कि जब हम कुछ कहेंगे तो फिर बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। वहीं पर शौकत अली ने एक अन्य पोस्ट में इस फैसले के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में सहनी समाज की आबादी सिर्फ 4% है और मुकेश सहनी की अपनी समाज में कोई खास पकड़ नहीं है। इसके बावजूद भी उन्हें डिप्टी CM का चेहरा बनाया गया है। वहीं पर AIMIM नेता ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों की वफादारी RJD के साथ 100% रही है। इसके बावजूद भी उनकी पार्टी AIMIM के साथ कोई भी गठबंधन नहीं किया गया। उन्होंने निराश व्यक्त करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज तो स्टेज पर पहली लाइन में भी जगह नहीं बना पाया। वह मुख्यमंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री बनने का तो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। जहाँ एक अन्य सोशल मीडिया बहस में शौकत अली ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा है कि हमें शिकायत उनसे है जिसे हमने झोली भर वोट दिया, बदले में हमें जीने के लिए दलित से बदतर जिंदगी दी। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.5% है और सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और फिर कटिहार जैसे जिलों में ये मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने इन्हीं इलाकों में 5 सीटें जीत करके बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई थी। आगामी चुनाव में पार्टी एक बार फिर से इन क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय है और फिर महागठबंधन के इस फैसले से उसे मुस्लिम वोटरों के बीच अपने पैठ बनाने का नया मुद्दा दे दिया है। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज में आयोजित महागठबंधन की जनसभा में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने AIMIM और बीजेपी दोनों पर जमकर के हमला बोला है। बंगाली चौक पर हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार का गरीब वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन सत्ताधारी दल सिर्फ नफरत की राजनीति में उलझा हुआ है। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना काल में जब लोग भूखे मर रहे थे तब मुसलमानों की दुकानें बंद कर दी गई, जबकि कोरोना तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाकर किया गया था। मैंने खुद पूरे भारत में फंसे बिहारियों को 2-2 हजार रुपए देकर के वापस बुलाया। वहीं पर उन्होंने केंद्र सरकार और फिर बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कोरोना के नाम पर जमात को बदनाम करने की साजिश रची गई। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना की शुरुआत गुजरात से हुई थी, लेकिन निशाना जमात पर साधा गया। जमात इंसानियत की बात करती है, लेकिन उन्हें मुसलमानों से नहीं, इंसानियत से परेशानी है। प्रधानमंत्री मोदी को शेख हसीना से मोहब्बत है, लेकिन अपने ही मुल्क के मुसलमानों से नफरत है। वहीं पर सभा में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह शिखंडी है, डरपोक है, कायर है और दोगले हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान कोई गद्दार नहीं, बल्कि वे लोग गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर के देश को तोड़ा और उनसे RSS सबसे आगे था। वहीं पर पप्पू यादव ने AIMIM और फिर प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आज तक ओवैसी पर ED या फिर CBI की कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वजह है कि उन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई? असल में AIMIM बीजेपी की B टीम है जो सीमांचल में मुसलमानों का वोट काटने पर का काम कर रही है। वहीं पर उन्होंने अपने ऊपर हुए इनकम टैक्स नोटिस का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे 1.5 लाख रुपए का नोटिस मिला है। क्या मेरी इतनी औकात नहीं है कि 1.5 लाख रुपए भर सकूं? ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीबों और फिर मुसलमानों से की हक की बात करता हूं। वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के उस बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है, जिसमें जायसवाल ने महागठबंधन को कौरवों की सेना कहा था। पप्पू यादव ने कहा है कि दिलीप बाबू अगर मुसलमान नहीं होते तो आप आज MLC नहीं बनते। मुसलमानों की बदौलत ही आप सियासत में हैं और अब उसी समाज को नीचा दिखा रहे हैं। वहीं पर सभा के अंत में उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और कहा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, सोच बदलने का, सीमांचल के से एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, इंसानियत की, बराबरी की और मोहब्बत की भी शुरुआत होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।